यतीम खाने में उस बच्ची का दूसरा दिन था। उसे देखकर हमेशा मुझे अजीब सा महसूस होता, जैसे उस बच्ची के साथ बहुत सारे राज जुड़े हों, वो अकेली ना हो। यतीम खाने का सारा स्टाफ उस बच्ची के मुतालिक बहुत बातें करता था। सब कहते थे कि इतना हुस्न हमने एक बच्ची में कभी नहीं देखा। जवानी में तो हर कोई खूबसूरत होता है, लेकिन बचपन में ही इतना हसीन होना कोई आम बात नहीं। सिर्फ उतना ही नहीं, वो बच्ची हमेशा अकेली रहती थी। कोई उसके पास जाने से न जाने क्यों कतराता था। वो तकरीबन 10 साल की थी जब हमारे यतीम खाने में आई थी। पहले तो उसे मैडम रखने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर वो चुपचाप वहाँ आकर बैठ गई। उससे नाम पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि हर तरह का सवाल पूछ लिया, मगर उस बच्ची की चुप नहीं टूटी। फिर हमने सोचा कि हो सकता है वो पैदाइशी गूंगी हो, कुछ बोल न सकती हो, तभी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसीलिए तो ऐसे खामोश है। हमने उसे रख लिया, लेकिन अगले ही रोज़ उसने थोड़ी बहुत बात की। मैडम ने दोबारा पूछा, कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? तो फिर से चुप कर गई। उसके बाद किसी ने उसे छेड़ा भी नहीं। वो पूरा दिन खामोशी से एक तरफ बैठी रहती, लेकिन उसके जानिब हर किसी का ध्यान लगा था। मैं भी उसके हुस्न से मुतासिर तो हुई थी, लेकिन मुझे यही परेशानी थी कि बच्ची है तो बड़ी खूबसूरत, कहीं किसी की मैले निगाह न उस पर पड़ जाए। ये सोचकर मैंने उससे दोस्ती करने का सोचा। मैं जाकर उसके पास बैठी तो बच्ची ने मुझे चौंक कर देखा, और तब मुझे यूँ लगा कि उसकी आंखों की रंगत बदली थी, क्योंकि उसकी आंखें भूरी थी। जब उसने चौंक कर देखा तो हल्के शहद रंग की दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि दोबारा से उसकी आंखों का रंग भूरा हो चुका था। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरी पहली मर्तबा पूछने पर ही वो नरमी से बोली, चंबेली। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि कल से इस बच्ची का नाम पूछ रहे, मगर मजाले इसने अपना नाम बताया हो। अब पूछा तो झट से बता दिया। मैंने हिम्मत पकड़ते हुए दोबारा पूछा, कहाँ से आई हो, मतलब यहाँ कौन छोड़ कर गया है तुम्हें? लेकिन अब वो खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। इतनी देर में मैडम भी अपने दफ्तर से जा चुकी थी, तो मुझे सफाई करनी थी। मैं उसे वहीं छोड़कर दफ्तर की सफाई करके बाहर आई तो वो बच्ची वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं भी अपने दूसरे कामों में मगन हो गई। आखिर कब तक मैं उसके साथ बैठ सकती थी? पूरे यतीम खाने की सफाई मुझ अकेली को ही करनी होती थी। सारा दिन ऐसे गुजर गया, लेकिन मैंने वहाँ सबको उस बच्ची का नाम ज़रूर बता दिया था, जिस पर सब ने एक ही बात की कि जितनी खूबसूरत है उस बच्ची का नाम चंबेली ही होना चाहिए। रात को जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में आई तो मुझे उस बच्ची का ख्याल आया। न जाने उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, क्योंकि जितनी वो चुप रहती थी शायद ही उसने खाना खाया हो। यही सोचकर मैं हाल नुमा कमरे में गई, जहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे रहते थे। वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। बाकी बच्चों से पूछा तो वो जल्दी से बोली, आंटी, हमें उससे डर लगता है, हम उससे बात नहीं करते। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि वो बच्ची तो वाकई पूरी सरार लगती थी। मैं हॉल से निकली और वॉशरूम में उस बच्ची को देखने गई। एक वॉशरूम बंद था, जहाँ से मुझे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। ये कौन है? मैंने पूछा तो सिसकियाँ आना बंद हो गई। मैं चुप कर गई। कुछ देर बाद वो रोने की सिसकियाँ दोबारा शुरू हो चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, वो भी अंदर से बंद था। मैं वॉशरूम की पिछली दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई कि देखूं तो सही ये अंदर कौन खड़ा रो रहा है। तभी चंबेली वॉशरूम से निकली। मैंने उसे पीछे से जा लिया और पूछा, क्या बात है बेटी, रो क्यों रही थी? वो हैरानी से मुझे देखने लगी, गोया उसे यकीन नहीं था कि मैं जानती हूँ कि वो वॉशरूम में खड़ी रो रही थी। मैं उसे दोबारा पूछना चाह रही थी। उसने खुद को मेरी गिरफ्त से निकालना चाहा। जैसे ही वो मुझसे दूर होती मैं उसे मज़ीद सख्ती से पकड़ लेती, वो उतनी ही मज़ाहमत करती। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, बस खुद को छुड़वाने में हलकान हो रही थी। मैंने उसे छोड़ दिया तो वो भी पुरसुकून हो गई। मैंने फिर पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही थी वॉशरूम में? वो लाल सुर्ख आंखों से मुझे देखती रही, मगर कोई जवाब नहीं दिया और भागती हाल में दाखिल हो गई। वो बच्ची अब मुझे सच में डरा रही थी, क्योंकि वो कोई आम बच्ची नहीं थी, कुछ खास था उसमें। मगर क्या? अब यही बात मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उसके पीछे हॉल में गई तो वो अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। इतनी जल्दी तो किसी को नींद नहीं आती, दिल में सोचते हुए मैं वापस अपने कमरे में पलट आई। तभी एक और बच्चा मेरे साथ हॉल से बाहर आया तो मैंने कहा, क्या बात है, सोने का वक्त है, चलो अंदर जाकर लेटो बेटे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो बोला, आंटी, इस बच्ची को यहाँ से ले जाए, मुझे इससे बहुत डर लगता है। क्यों, क्या हुआ?
सब खैरियत तो है ना? मैंने बच्चे से पूछा तो वो कहने लगा, पता नहीं, रात को उठकर बैठ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें करती है किसी से। किससे बातें करती है बताओ मुझे। पता नहीं आंटी, वहाँ कोई नहीं होता, बस वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही होती है। आप इसे कहीं और सुला दें। मैं हॉल में वापस आई तो चंबेली करवट लेकर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गई तो आंखें बंद थी, मगर वो लड़का जल्दी से बोला, ये झूठ मूठ का सो रही है। मैंने बच्चे को प्यार से पिचकारते हुए उसके बिस्तर पर जाने का बोला तो वो चला गया। मैंने चंबेली के साथ लेटने वाले कुछ बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, आप लोगों को भी चंबेली से डर लगता है क्या? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोले, नहीं, हम तो रात को नहीं जागते। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। कुछ था जो मैं नहीं जानती थी। पहले मैंने सोचा मुझे इस मामले से दूर रहना चाहिए, या हो सकता है चंबेली को कोई मसला ही ना हो। मैं ही सोच सोच कर इस बात को बतंगड़ बना रही हूँ। ये सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो कोई हल्का हल्का मेरा दरवाज़ा बजा रहा था। खुदा का नाम लेकर दरवाज़ा खोला तो आगे वही बच्चा था जो शाम में काफ़ी डरा हुआ था। वो अब भी सहमा हुआ लग रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, बेटा क्या बात है, रात के इस वक्त क्यों आए हो, कोई मसला है क्या? वो कमरे में आ गया और गर्दन घुमाकर सहमी नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगा। उसका अंदाज बहुत मशकूक लग रहा था। मैंने उससे नरमी से पूछा, क्या बात है, क्यों डरे हुए हो? वो जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना कि चंबेली रात को किसी से बातें करती है। अभी भी वो बातें कर रही है। अभी भी मुझे बहुत डर लगा तो मैं आपके पास भाग आया। मैं यहाँ सोऊंगा, मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज़ मुझे यहीं पर सुला लें अपने साथ, वो डराती है। वो बच्चा वाकई खौफजदा था, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था। मैंने उसके कंधों पर थपकी देते हुए पूछा, क्या वो अभी भी जाग रही है? जाग भी रही है और बातें भी कर रही है। मैं सो जाऊँ यहाँ पर? उसने जल्दी से सवाल पूछा। मैंने इस बात पे सर हिलाकर उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। वो सोया तो मैं दबे पैर अपने कमरे से निकलकर हॉल में चली आई। वहाँ की बत्तियाँ बंद थी और सब बच्चे सो रहे थे। सबसे आखिर में चंबेली का बिस्तर था। मैंने देखा तो वो भी करवट लेकर लेटी हुई थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो जाग रही है। मैं छोटे छोटे कदम उठाती उसके बिस्तर के पास पहुंची। बिल्कुल करीब नहीं गई, बल्कि थोड़ा सा फासला था। जब वो सिसकियाँ भर रही थी, साथ पता नहीं क्या कुछ कहे जा रही थी। अचानक से उसका बोलना बंद हो गया और वो उठकर बैठ गई। मैं जो हैरानी से खड़ी उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो किससे बात कर रही है, चौंक गई। अब वो मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रही थी। उधर मैं भी अपनी जगह पर जोर से बनकर रह गई। क्या बात है बेटी, तुम रो रही हो और किससे बातें कर रही हो? वो चुप रही। मैंने मोबाइल की रोशनी उस पर डाली तो रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई और पूछा, क्या बात है, घर वालों की याद आ रही है या कोई और बात है? अभी मैं उसके बिस्तर पर बैठी उससे ये सब कुछ पूछ रही थी जब हॉल की खिड़की से मुझे एक साया दिखाई दिया जो बहुत बर्क रफ्तारी से वहाँ से भागा था। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ से तो साया जा चुका था। अब वहाँ सिर्फ पर्दे हिलते नजर आ रहे थे। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैंने नया सवाल दागा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर वापस बिस्तर पर लेट गई। मुझे भी अब उलझन सी हो रही थी। अजीब लड़की थी, मशकूक बिल्कुल। एकदम से मेरा दिल बुरा हुआ तो मैं वहाँ से चली आई। अपने कमरे में पहुँची तो वो बच्चा अभी तक सो रहा था। मैं भी उसके साथ ही लेट गई। अगले रोज़ वो बच्चा उठते ही कहने लगा कि आंटी, उस लड़की को दर्द होती है रात को। क्या मतलब? मैं जो केस तय कर रही थी अचानक से बच्चे की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो रोज़ रोते हुए कहती है कि उसे दर्द होता है बहुत। वो यहाँ नहीं रहना चाहती, उसे वापस अपने घर जाना चाहिए। बच्चा चुप हुआ तो मैंने उससे पूछा, और क्या बातें करती है वो, बताओ मुझे। और वो कहती है कि उसकी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही। कब उसकी चोट ठीक होगी, उसे घर वापस जाना है, बस वो यही बातें करती है। बच्चे ने मासूमियत से जो कुछ सुना था मुझे बता दिया। मैंने सोच लिया उस बच्चे के मुतालिक मैडम से ज़रूर बात करूँगी। या तो उसका कमरा अलग कर दें या यहाँ से निकाल दें। अगर दोनों नहीं कर सकती तो इसका जो मसला है वो हल कर दें। बाकी बच्चे भी बिला वजह परेशान होते जा रहे हैं। वैसे भी उसे रोता मैंने खुद सुना था, वॉशरूम में ही। आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है? मैंने चिढ़कर सोचा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था जिसका कोई जवाब मेरे या किसी दूसरे इंसान के पास नहीं था। दोपहर में चंबेली एक क्यारी के पास बैठी सरगोशियों के अंदाज में बातें कर रही थी। मैं उसके पास गई, तभी अचानक से क्यारी में से मुझे कुछ
जैसे छुपने की आवाज़ सुनाई दी हो, जैसे कोई जानवर या कुछ और भाग कर क्यारी में छुपा हो। मैंने वहाँ देखा तो चंबेली का सांस एकदम से खुश्क हुआ और जल्दी से बोली, कुछ नहीं है वहाँ पर। मुझे उसका यूं कहना शक में डाल गया। मैंने तो नहीं कहा कि वहाँ कोई है। ये कहकर चंबेली को गौर से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की वो नहीं है जो दिखाई देती है, ज़रूर कुछ और है, क्योंकि उसके नैन नक्श हम दूसरे इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे, अजीब तरह से थे। दिखने में तो एक जैसे ही थे, लेकिन उनकी बनावट में फ़र्क था। कानों पर आगे बाल थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी ज़रूर थोड़े से लंबे होंगे। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैंने अब की बार नरमी से पूछा तो वो गीले लहजे में बोली, चोट लगी है मुझे, इसलिए अकेली बैठी हूँ। कहाँ चोट लगी है, लाओ दिखाओ। मैंने हैरानी से पूछा। उसने अपना बाजू आगे कर दिया जिस पर बिल्ली के पंजों की मानिंद नाखूनों से निशान बना हुआ था। वो जख्म का निशान आम नहीं था, उस पर खून जमा हुआ था, लेकिन देखने में कुछ पुराना ज़रूर लग रहा था। यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बाजू पकड़कर देखा तो वो काफ़ी गहरा जख्म था। मना किया है मुझे तुम्हें बताने से। उसने एक जुमले में मुझे पूरी बात कर दी। किसने मना किया, और ये चोट लगी कब है तुम्हें? कुछ दिन हुए, जब यहाँ आई थी तब लगी थी, और उसी ने मना किया जो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है। कौन छोड़ कर गया है? मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते उससे पूछा, क्योंकि यहाँ आने के बाद पहली मर्तबा था कि वो ऐसे सवालात के जवाब दे रही थी। उसने बहुत मना किया अपने बारे में बताने से। वो बच्ची या तो बहुत सीधी थी या बहुत बेवकूफ़, क्योंकि अजीबोगरीब बातें कर रही थी। अच्छा लाओ तो तुम्हारी चोट पर मैं दवाई लगा देती हूँ। मैंने बाजू आगे बढ़ाकर उसे उठाना चाहा तो वो पिदक कर पीछे हुई और बोली, नहीं, उसने मना किया कि कोई दवाई नहीं लगानी। मुझे यकीन हो चला था कि ये लड़की ज़रूर पागल है, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके अपना और मेरा दोनों का दिमाग ख़राब कर रही है। मैं वहाँ से उठाई, क्योंकि मज़ीद उसके साथ सर खपाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आंटी, आपने उस आदमी को देखा था? वही बच्चा शाम को फिर मेरे पास आया। कौन सा आदमी? मैं वॉशरूम में मुंह धो रही थी और मेरा पूरा ध्यान उसी जानिब था। पूरा दिन यतीम खाने के बच्चे यूं ही मुझसे अजीबोगरीब सवालात करते रहते थे, इसलिए मैंने बच्चे के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेटा यहाँ से बाहर चले जाओ तुम, मैं सफाई कर रही हूँ, देख तो रहे हो। आंटी, वह फिर चंबेली से मिलने आया हुआ था जो उसे यहाँ पर छोड़ कर गया था। बच्चा पुरजोश होकर बोला। मैं जो अपनी सफाई में मगन थी चौंक कर बच्चे की बात सुनी और फिर हैरत से पूछा, कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? गोया मुझे सुनने में कोई धोखा हुआ हो, क्योंकि जहाँ तक हम जानते थे चंबेली अकेली ही यतीम खाने में आई थी, उसे कोई भी छोड़ने नहीं आया था। फिर ये रूहान कैसे कह रहा था कि वही आदमी चंबेली से मिलने आया है जो इसे यहाँ छोड़ कर गया था? मैंने झाड़ू रखा और टोंटी बंद करके पूछा, किस आदमी की बात कर रहे हो? चंबेली तो अकेली आई थी यहाँ पर। फिर किसे देख लिया तुमने? नहीं आंटी, वो अकेली तो नहीं आई थी, मैंने देखा था उस लंबे आदमी को। आपको पता है चंबेली यहाँ नहीं आना चाह रही थी। उस आदमी ने वादा किया था कि वो जल्दी उसे यहाँ से ले जाएगा, बस उसके ज़ख्म ठीक हो जाएं, और एक ज़रूरी काम करना उसे, वो कर ले तो फिर वो एक दिन भी उसे यतीम खाने में नहीं रहने देगा। लेकिन तब तक उसकी मजबूरी है, वो उसे अपने साथ या कहीं पर भी नहीं रख सकता था। तब चंबेली ने वादा किया था कि वो उससे रोज़ मिलने आएगा, तो वो मान गया। मैंने तो एक दो दफ़ा देखा है, लेकिन वो उससे रोज़ मिलने आता है। आंटी, मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आता रोज़? मेरा घर नहीं है क्या? मेरी अम्मी अब्बू, मेरा दिल चाहता है उन सब से मिलने का। आपके पास पता होगा ना, तो आप मेरे भी किसी जानने वाले को बुला दें। रूहान अपनी बातें करना शुरू हो गया, जबकि मैं उसकी पहली बातों पर ही अटकी हुई थी कि क्या सच में ही चंबेली को कोई मिलने आता है, मगर कब, कहाँ और कैसे? क्योंकि यतीम खाने की बिल्डिंग के अंदर तो अमले के सिवा कोई अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था। अगर कोई मुलाकाती हो भी तो वो मैडम के दफ्तर में बुलवा कर उसकी मुलाकात की जा सकती है। फिर वो आदमी जिसका जिक्र रूहान कर रहा था, वो अंदर कैसे आता है? और सिर्फ रूहान ने उसे क्यों देखा है, बाकी किसी ने क्यों नहीं देखा? कहाँ है वो आदमी? क्या अब भी यहाँ पर है? मैंने तेज़ी से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं आंटी, अब तक तो वो चला गया होगा, ज़्यादा देर नहीं आता, बस थोड़ी देर के लिए आता है। मिलने कहाँ आता है वो? मैंने सोचते हुए पूछा तो वो जल्दी से बोला, चले मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे गहरी सोच में गुम चलती हुई पिछली दीवार के पास आ गई, जिसके साथ एक बाग भी था। उस जगह पर कोई नहीं आता था, हत्ता कि वहाँ की सफाई भी महीनों बाद ही होती थी।
क्योंकि हम सब ने सुन रखा था कि वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ किसी शे का साया ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात होते थे जिनसे हमें उस जगह की नोयत के मुताल्लिक़ इल्म हो। एक मर्तबा वहाँ एक बच्ची गई, उसके बाद उस पर जिन्न आ जाते थे। वो पूरे यतीम खाने को अपने आगे लगाती थी। डर डर कर हम उससे बात करते थे। बाद में ही ऐसे ही एक रात सोते हुए जिन्होंने उसका गला दबा दिया, तब जाकर थोड़ा आराम हुआ। अब जब रूहान मुझे वहाँ लाया तो कसम खाकर कहती हूँ मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन चंबेली दीवार के साथ बैठी गहरी सोच में गुम थी। उसे देखकर मेरा अंग अंग कांप उठा। इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैंने सरगोशी के अंदाज में पूछा तो रूहान जल्दी से बोला, आंटी बताया तो था कि वो आदमी मिलने चंबेली को और कहीं नहीं, यहीं पर आता है। मैंने रूहान को देखा जिसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। चंबेली क्या कर रही हो यहाँ पर? वो सर झुकाकर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे उसे बुलाते हुए भी खौफ आ रहा था, लेकिन उस नन्ही बच्ची को वहाँ पर बैठे रहने नहीं दे सकती थी। चाहे जो भी था, बेशक मैं वहाँ काम वाली थी, लेकिन फिर भी सब बच्चे मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी इंतज़ामिया की। मेरे 2 बच्चे पैदा होते ही मर गए। उसके बाद बच्चे नहीं हुए। शौहर शराब नोशी का आदी था तो वो भी जल्दी दुनिया छोड़ गया। तब से मैं यतीम खाने में सफाई का काम करने लगी। पैसे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए था, जो इस जगह से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता था। मेरे बुलाने पर चंबेली ने सर उठाकर मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल खौफ से कांप गया, क्योंकि उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। जैसे रोने के बाद हमारी आंखें हल्की सुर्ख होती हैं, लेकिन उसकी आंखें किसी बूटी की तरह लग रही थी। ऊपर से मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी तो माहौल पर अजीब सी हैबत छाने लगी। बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो तुम? चलो अंदर, पता ना इस जगह पर किसी को नहीं आने दिया जाता। मैंने बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा, लेकिन मेरा दिल किसी पत्ते की मानित कांप रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जगह बहुत भारी है। हो सकता है उस जगह का थोड़ा बहुत असर चंबेली पर भी आ गया हो। चंबेली ने मेरी बात सुन तो ली, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह पर उसी तरह ही बैठी रही। जब वो अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई तो मैं आगे बढ़ी और चंबेली की बाजू अपने हाथ में थामकर उसे उठाना चाहा, लेकिन तभी मेरी निगाह उसके हाथ पर पड़ी, जहाँ चोट का एक बड़ा निशान था, बल्कि उस चोट में से पानी की तरह हल्का मादा भी निकल रहा था, जिसमें से बड़ी अजीब बू आ रही थी। यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? ये ज़ख्म क्यों इतना अजीब है? कब लगी ये चोट तुम्हें? मैंने परेशानी से पूछा तो उसने अपने बाजू पर कपड़ा कर लिया और वहाँ से उठकर यतीम खाने के रिहायशी हिस्से की जानिब चल पड़ी। मैंने पलटकर रूहान को देखा तो वह कंधे उचकाकर बोला, अजीब लड़की है, तभी तो मुझे इससे डर लगता है। ये कहकर वो भी वहाँ से भाग गया। मुझे तो ये दोनों बच्चे बहुत अजीब लगते थे। मैंने दिल में सोचा कि मुझे मैडम से इस मुतालिक बात करनी चाहिए, इससे पहले कि मामलात बढ़ जाएं, क्योंकि चंबेली का यहाँ बार बार आना, रातों को उठकर किसी से बात करना, अजीबोगरीब अंदाज, न किसी से बात करना, न मिलकर बैठना, न खाना पीना, ये निशानियाँ किसी आम बंदे की नहीं हो सकती। चंबेली के साथ ज़रूर कुछ ऐसा था जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जल्द या बदेर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। ये सब सोचकर मैं मैडम के दफ्तर की जानिब तेज़ी से बढ़ी, लेकिन वहाँ पहुंची तो मैडम अपने घर जा चुकी थी, जिसका मतलब था कि मुझे एक रात मज़ीद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब कल ही उनसे बात हो सकती थी। वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी, बार बार हॉल के चक्कर लगाए, लेकिन चंबेली सोई हुई थी। तकरीबन फजर के करीब जब मैं पूरी रात हॉल और अपने कमरे के चक्कर लगाकर थक कर मुझे नींद आई और सुबह मैडम के आने से पहले उनके दफ्तर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। लेकिन अब यह किस्मत या कुछ और कि मैडम लेट हो गई। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि वो एक हफ्ते की छुट्टी पर है। तब तक उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि उन्हें फ़ोन करके तंग ना किया जाए। मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। अब मैं बताऊं तो किससे बताऊं? यहाँ पर जो अटेंडेंट मैडम के बाद बच्चों का ख्याल रखती थी, उससे भी मेरी लड़ाई थी, तो मैं उससे भी कुछ नहीं कह सकती थी। पूरा दिन मैंने ख़ास तौर पर चंबेली पर नज़र रखी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रही। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। लेकिन जब रात हुई तो मैंने चंबेली से कहा कि तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। अटेंडेंट को इस बात पर एतराज़ था। उसने मना कर दिया कि किसी बच्चे को भी ख़ास प्रोटोकॉल नहीं देना। मैडम इस बात के सख्त खिलाफ है, तो तुम चंबेली को यहीं हाल में सो जाने दो और बिला वजह से अपनी टांग मत अड़ाओ। मुझे उस बात पर गुस्सा तो बहुत चढ़ा। मैंने तिनक कर कहा, देखो बहन, अपने काम से काम रखो। अगर मैं इस बच्ची को अपने साथ लिटा ही रही हूँ तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी,
لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہیں سکون نہیں ملے تو بے شک میڈم کو بتا دینا، لیکن فی الحال میرے معاملے میں ٹانگ بالکل بھی مت اڑاؤ۔ اتنا کہہ کر میں نے چنبیلی سے کہا، چلو بیٹی اپنا بستر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک دم سہم گئی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا کر رہی ہو، اٹھو، چلو یہاں نہیں سوگی۔ چنبیلی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر اٹھایا اور میرے ساتھ ہال سے نکل آئی۔ میں صاف محسوس کر سکتی تھی کہ وہ بددلی سے میرے ساتھ جا رہی تھی۔ خیر، کمرے میں لا کر چنبیلی کو میں نے ایک چارپائی تھی وہیں پر اپنا بستر بچھانے کا بولا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو میں بھی اپنے تسبیحات وغیرہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر چنبیلی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو باقی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تبھی میں نے اپنی جان پر خطرہ مول لے کر چنبیلی کو اپنے ساتھ سلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گہری نیند میں آنکھیں کھولی تو چنبیلی اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ واقعی میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے گھر کی بہت یاد آتی ہے، مجھے یہاں سب لوگ بہت انجان لگتا ہے، میں کب گھر جاؤں گی، یا خدا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہوئے وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ مجھے اس ننھی صورت پر بے اختیار پیار آیا تو میں نے پچکارتے ہوئے چنبیلی کو اپنے پاس بلایا، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کروٹ لے کر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اس کا یہ رد عمل مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی خود کلامی کرتی تھی، لیکن روحان اس خود کلامی کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ چلو کوئی نہیں، میری بھی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، ورنہ ایسے ہی چنبیلی کی موجودگی کی وجہ سے میرا خون بھی خشک ہوتا جا رہا تھا۔ اس بچی کا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ کسی سے بھی گھلتی ملتی نہیں تھی، اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، تبھی وہ اس قدر مشکوک اور خوفزدہ محسوس ہوتی۔ میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ اچانک رات کو میرا سانس بند ہوا تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی، لیکن چنبیلی اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے یہ؟ میں نے واش روم میں دیکھا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی تو دور تک خالی لان کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کے اس پہر بچی کا یوں اپنے بستر پر موجود نہ ہونا واقعی تشویشناک امر تھا۔ میں ہال میں گئی تو وہاں پر وہ موجود نہیں تھی، لیکن جب میں ہال سے باہر نکلنے لگی تو مجھے روحان کی آواز سنائی دی، آنٹی کیا بات ہے، کیا چنبیلی غائب ہو گئی ہے؟ میں چونک کر پلٹی تو روحان بڑے مزے سے مجھے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، گویا میری حالت سے خط اٹھا رہا ہو۔ بیٹا آپ ابھی تک جاگ رہے ہو، سوئے نہیں؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں نیند نہیں آ رہی۔ اچھا تو اب چنبیلی کو ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر شرارت بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یا خدا یہ بچے یا جن؟ دل ہی دل میں کہتے ہوئے میں نے روحان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں چنبیلی کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ اسی طرح روز رات کو یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ کمرے میں سوئی تھی تو یقیناً وہاں سے بھی غائب ہو گئی، اسی لیے پوچھا میں نے۔ آنٹی کیا چنبیلی آپ کے کمرے سے بھی غائب ہو گئی ہے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے روحان نے نیا سوال داغا تو مجھے چنبیلی کو چھوڑ کر روحان کی تشویش ہونے لگی۔ آیا کیا وہ واقعی میں انسان ہے جو اتنی سی عمر میں اتنا عقل مند اور پر اعتماد ہے؟ ہاں، میں اٹھی تو اپنے بستر پر وہ موجود نہیں تھی، تبھی تو اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ کہاں ہوگی؟ آخری سوال نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر بولا، جانتا ہوں میں، وہ ادھر ہی پیچھے والی دیوار کے پاس ہوگی، ہمیشہ رات کو وہیں پر جاتی ہے۔ میرا پورا جسم ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں ہوگی؟ روحان کندھے جھکا کر بولا، آنٹی مجھے سب پتا ہوتا ہے، چلے ہم مل کر چلتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا دیوار سے سر دے ماروں۔ یہ کیا کہانی چل رہی تھی؟ میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں اور روحان دونوں رات کے تیسرے پہر یتیم خانے کی پچھلی دیوار کے پاس گئے تو واقعی میں چنبیلی وہیں موجود تھی اور دیوار کے ساتھ لگی اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی جس پر شام میں نے چوٹ دیکھی تھی، لیکن اب اس چوٹ پر مٹی کا لیپ لگا ہوا تھا۔ چنبیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس کمرے میں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ہمارے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ روحان بھی ہمارے ساتھ وہیں آ گیا۔ یہ ہاتھ پر کیا لگایا ہے تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نرمی سے بولی، یہ دوا لگائی ہے، اس کے بغیر تو میرا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، اگر یہ اتاروں گی تو مجھے درد ہوگا۔ اچھا چلو سو جاؤ۔ میں نے دل میں ڈرتے ہوئے لیکن بظاہر سنجیدگی سے چنبیلی کو سونے کا کہا
और रूहान भी मेरी चारपाई पर लेटा और दोबारा सो गया, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं लाख कोशिश के बावजूद नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगला पूरा दिन ठीक रहा, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं हुई, लेकिन रात में फिर कुछ अजीब हुआ। मैंने चमेली को सोने से पहले सख्ती से कहा कि कुछ भी हो जाए वो रात को नहीं जाएगी, यही चारपाई पर रहेगी। अगर कहीं जाना होगा, हत्ता कि वॉशरूम भी, तो वो मुझे जगाकर पहले बताएगी, फिर वॉशरूम जाएगी। वो इस बात में सर हिलाकर सोने के लिए लेट गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जागती रहूं, लेकिन चूँकि पिछली रात की भी जागी हुई थी तो मुझ पर नींद हावी होने लगी थी। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि जब किसी एहसास के ज़ेर असर आंखें खोली तो कमरे की दीवार पर एक ह्योला सा दिखाई दिया, जिसका कद कमरे की छत तक जा रहा था। चूँकि कमरे में छोटा बल्ब था तो रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई ऐसी शय नहीं थी जो इतना बड़ा साया बना रही हो। मैंने दोबारा दीवार पर देखा, तब वहाँ वो ह्योला दिखना बंद हो गया था। मुझे ये अपना वहम लगा। मैंने चमेली को देखा, वो भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं वापस लेटने लगी कि जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। कोई दबे पैरों से कमरे में आया। मैं लेटते लेटते वापस उठ बैठी। देखा तो कोई स्याह चोगा पहने लंबा सा मर्द था। इससे पहले कि मैं चीख मारकर सबको उठा देती, मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। मैंने हाथ पैर चलाने चाहे ताकि कुछ गिराकर शोर कर सकूं, तभी मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो गए थे, जैसे उनमें से जान ही निकल गई हो। अब मैं जिस हालत में बैठी थी वैसे ही बैठी रही, लेकिन मेरी आंखें हरकत कर रही थी। उनके जरिए कमरे में जो कुछ हो रहा था मैं बखूबी देख रही थी। वो स्याह चूहे वाला शख्स चमेली के बिस्तर पर बैठा, तो मैंने पूरी ताकत लगाकर हाथ को हिलाना चाहा कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन मैं अपने इरादे में नाकाम रही। चमेली उठो। स्याह चूगा पहने शख्स की आवाज़ बेहद खूबसूरत और मुतहय्यर कुन थी। चंद लम्हे तो मैं उसकी आवाज़ के सहर में ही खोई रही। उसके बुलाने के बावजूद चमेली बिस्तर से नहीं उठी, अलबत्ता वो जाग चुकी थी। चलो उठो मेरी जान, देखो मरहम लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब की मर्तबा उसने बड़ी मोहब्बत से चमेली को पुकारा तो वह नुरूठेपन से बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई मरहम, वापस ले जाएं। क्यों जान, क्या बात है, खफा लग रही हो, कोई ख़ता हो गई है क्या हमसे? इस बात पर चमेली एक जस्त में ही उठ बैठी और साबका रूठे हुए लहजे में ही कहने लगी, कब से कह रही हूँ कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर, वापस जाना है, बहुत हो गया, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मुझे घर ले जाएं। ये सब कहते वो कहीं से बच्ची नहीं लग रही थी। चमेली, हमने कितनी मर्तबा समझाया है कि अभी नहीं लेकर जा सकते वहाँ, आपको तकलीफ़ मिलेगी। जब तक हम आपकी तकलीफ़ का खात्मा नहीं कर देते आपको वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। जो होना था हो गया, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ले जाएं, खुदा का नाम है मुझे यहाँ से। चमेली अब तक अपनी बात पर कायम थी। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि उनके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद न हो। मैं खुद उनकी बातों में इस कदर महव हो चुकी थी कि अपने हाथों पैरों और ज़ुबान को हरकत तक न करना भूल बैठी थी कि मुझे शदीद अचंभा हो रहा था कि ये शख्स कौन है और इस तरह अंदर कैसे आ गया, और वो चमेली को ये सब क्या बोल रहा था। अगर वो घर ही जाना चाहती थी तो वो क्यों नहीं लेकर जा रहा था उसे घर? अच्छा ठीक है, ले जाएंगे, पर अभी वक्त नहीं आया आपका, अभी ज़ख्म भी तो ठीक हो, जब तक ये ठीक होगा तब तक हम आपको घर ले जाएंगे। लाए अपना बाजू इधर दिखाएं मुझे। ये कहकर उसने चमेली की मजीद किसी बात को अहमियत दिए बगैर उसका बाजू पकड़ लिया और अपने चोगे से एक मिट्टी की तरह का लेप निकालकर उसके ज़ख्म पर मलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मरहम चमेली के ज़ख्म पर लगा रहा था वैसे वैसे वो हल्का हल्का करा रही थी, गोया उस वक्त वो तकलीफ़ की शदीद तरीन कैफियत में मौजूद हो। बस हो गया, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आपकी हिफाजत नहीं कर सके, ये दुख हमें तमाम उम्र रहेगा। वो शख्स ज़ख्मी लहजे में कहता बिल्कुल टूटा महसूस हो रहा था। मैंने दोबारा हिलने जुलने की कोशिश की, मगर सारे जिस्म की जान सिमट कर आँखों और कानों में समा गई। इसके अलावा मुझे पूरे जिस्म में कहीं भी हलचल नहीं हो रही थी। ये सब मुझे बहुत अजीब तरह से देखते हैं, इसलिए यहाँ रहना मुश्किल है। अब मुझे कहीं और छोड़ दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चमेली ने मेरी जानिब इशारा करके स्याह चूहे वाले को कहा। उसने मुड़कर मुझे देखा तो मैं काम कर रह गई। उस शख्स की आंखों से अंगारे बाहर को उबल रहे थे, जैसे अभी मेरी जानिब लपक कर मुझे अपनी लपेट में लेने को बेचैन हूँ। खबरदार, जो आपने इन्हें कुछ कहा या इनके मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की, हम सिर्फ एक मर्तबा ही आपको दूर रहने का कहेंगे। अगर तो आप समझदार होंगी तो हमारे थोड़े कहे कोई ज़्यादा जान जाएंगी, वरना आपको खामोश करवाना हम अच्छे से जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगी।
یہ سب وہ اس شخص سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ تو ہموار تھا، لیکن اس کے کہنے میں ایک تنبیہ تھی جسے میرے جسم کا روم روم محسوس کر پا رہا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، یہ کہہ کر اس نے چنبیلی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے جسم میں جان واپس آنے لگی اور میرے ہاتھوں پیروں کی انگلیوں نے بھی حرکت شروع کر دی۔ میں نے آواز نکال کر دیکھی تو میں بڑی آسانی سے بول پا رہی تھی۔ اس وقت میری حالت بہت بری تھی، میں خوف کی انتہا پر تھی۔ میں چارپائی سے اتری تاکہ کمرے سے باہر نکل کر بھاگ سکوں، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سیاہ چوغے والا شخص عین میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس اچانک افتاد پر میں پیچھے گرنے ہی والی تھی، لیکن اس شخص نے پتہ نہیں کیا کیا کہ میں درمیان میں ہی رک گئی اور گرنے سے بچ گئی۔ ہم آپ سے کہنا بھول گئے کہ چنبیلی کا خیال رکھیے گا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر انہیں ہم یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمیں مایوس نہیں کریں گی، ہمارے راز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کسی کے سامنے عیاں نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے اب کی مرتبہ اس کے لہجے میں منت اور سماجت کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اتنا بول کر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر چنبیلی کو دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر باہر دیکھا جہاں وہ شخص ابھی اندھیرے میں گم ہوا تھا۔ میرا ایک قدم کمرے میں تھا اور دوسرا دروازے کی دہلیز پر۔ دل تھا کہ خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کمرے میں واپس جانا چاہیے یا وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ میں اس راز کو واقعی کسی کو نہیں بتانے والی تھی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ عام انسانوں کے معاملات میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ اس کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے تھا۔ میں کافی دیر تو ویسے ہی کھڑی سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنبیلی کو حال سے یہاں اس کمرے تک لانے کی غلطی تو میں کر چکی تھی، لیکن اب اس سے بڑی غلطی کر کے میں خود کو یا اس یتیم خانے کے سینکڑوں بچوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے بہادری سے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں لیٹ گئی، لیکن چنبیلی کی سسکیاں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں بتدریج کروٹیں بدلنے لگی، مگر چنبیلی کا رونا بند نہیں ہوا تو میں اٹھ بیٹھی۔ بڑے غور سے اسے دیکھا۔ مجھ پر ہر بات عیاں ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی انسان نہیں تھی، ضرور اس کا تعلق بھی اسی قبیل سے تھا جس سے اس چوگا پوش شخص کا تھا۔ کیا بات ہے، درد زیادہ ہو رہا ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے اس زخم یا اس کے پیچھے کی کسی کہانی کا علم نہیں تھا، لیکن یہ تو جانتی تھی کہ اس پر وہ شخص مرہم لگا کر گیا ہے۔ تبھی درد کا پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ مجھے تو اس ننھی جان پر بے ساختہ پیار آیا۔ ہار پار کا فیصلہ کرتے میں چارپائی سے اٹھی اور بچی کو گود میں لٹا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی، اس کی سسکیوں میں کمی آنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے غور سے دیکھا، اس کی رنگت دودھ کی مانند سفید تھی۔ لمبی گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ بالکل ایسے سرخ تھے کہ چھونے سے ہی خون بہنے کا خدشہ تھا۔ میں نے اس کے بازو پر دیکھا جہاں زخم کافی گہرا لگ رہا تھا۔ میں ویسے ہی اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو چنبیلی میری گود میں نہیں تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھی۔ جلدی سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ کیاریوں کے پاس بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میں اس سے دور ہی رہی، کیونکہ اب میں اس کی سرگوشیوں کے پیچھے کا راز جان چکی تھی۔ اس لیے اس کی طرف جانے کے بجائے میں صاف صفائی میں مگن ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد روحان میرے پاس آیا اور بولا، جانتی ہیں چنبیلی کو کیا ہوا؟ میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر کہا، تمہیں اس سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیوں اس کی ہر بات پر نظر رکھتے ہو؟ بتاؤ ذرا۔ وہ شرما کر وہاں سے چلا گیا، جس پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا شرمانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، کیونکہ یہاں پر سب کچھ بہت عجیب تھا۔ ہر کسی کے ساتھ بہت ساری کہانیاں بندھی ہوئی تھی۔ آخر کس کس کی کہانیوں سے پردہ چاک کرتی پھرتی میں پورا دن چنبیلی سے دور رہی، نہ اس کی کسی عمل پر غور کیا، نہ ہی کسی بات پر دھیان دیا، کیونکہ اب سب کچھ میرے سامنے تھا۔ بلا وجہ کا تجسس پال کر میں کیوں خود کو ہلکان کرتی؟ رات کو میں نے چنبیلی سے کہا کہ حال میں سونا ہے تو سو جاؤ۔ وہ وہاں جا کر لیٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر ایک بے چینی سی پورے وجود پر چھائی تھی۔
میں مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی سیاہ چوغے والا شخص تھا جو مجھے دکھ سے دیکھتے ہوئے بولا، ایک ذمہ داری سونپی تھی آپ کو، وہی پوری نہیں کر پائی۔ چنبیلی جتنی تکلیف میں ہے اس سے زیادہ تکلیف میں ہم ہیں، خدارا اس کا خیال رکھیں، یہ بہت عزیز ہے ہمیں، بس کچھ دنوں کی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ تھامے چنبیلی میرے کمرے میں آئی اور چپ چاپ چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، اس کے زخم پر مرہم لگا ہوا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میں بھی وہیں کھڑی رہی کیونکہ وہ سیاہ چوغے والا شخص بھی بڑے غور سے چنبیلی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ اس کمرے سے جاتے اسے نہ دیکھ کر میں نے نرمی سے کہا تو وہ چونک کر بولا، ہاں معذرت، ہمیں کچھ یاد آ گیا تھا۔ کتنی پیاری ہے نا چنبیلی، ہنستی مسکراتی رہتی تھی، پہلے ہر وقت ہنستی تھی لیکن پھر ان کے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سچ بتائیں تو اس کی جان کی خاطر ہی ہم نے چنبیلی کو یہاں حفاظت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ وہ عجیب سی الجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، مگر میں خاموشی سے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سنتی جا رہی تھی۔ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا تو میں نے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ جانتی ہیں چنبیلی ہمارے قصبے میں سب سے چھوٹی ہے، ان سے زیادہ حسین لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ہماری بہن نہیں ہے، قصبے کی سب جن زادیاں ان پر فدا ہیں، دعا کرتی ہے کہ ان کی اولادیں بھی چنبیلی جیسی حسین و جمیل ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں بڑے غور سے اس کی بات بھی سن رہے تھے اور سمجھ بھی رہی تھی کہ اس وقت وہ صرف اپنا دل ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، اسے میرے تجسس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بھی خاموش رہی اور بلا وجہ کے سوال جواب سے اجتناب کیا، کیونکہ نہ بھی سنتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے مجبور کر دیتا کہ میں اس کی بات سنوں۔ چنبیلی کے حسن کے قصے تو بہت دور تک پھیل چکے تھے۔ ہماری اماں ہمیشہ ہماری بہن کی بہت انہیں خیال رکھنے کا کہتی کہ کسی کی بد نظری نہ پڑ جائے۔ اب تک تو یہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ کہ ہم انسان نہیں جن زادے ہیں، لیکن جن زادوں اور انسانوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور ہم آگ سے۔ وہاں بھی دل میں کھوٹ رکھنے والے جن ہوتے ہیں جیسے یہاں دلوں میں میل رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح ہم نے چنبیلی کا رشتہ بھی بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، لیکن جس جنزادے کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی وہ بہت ہی بری قبیل کے تھے۔ ہمارے ہاں عمروں کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہ کافی عمر کے تھے، مگر ہماری بہن ننھی کلی تھی۔ منگنی کے روز ہی انہوں نے چنبیلی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بات پورے قصبے میں پھیل گئی تھی اور سب ہم پر تھوکنے لگے تھے۔ وہ شیطان صفت شخص چھپ گیا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ چنبیلی کی جان لینے ضرور واپس آئے گا، اس لیے ہم نے اس دنیا میں چنبیلی کو بھیج دیا اور بری طرح سے اسے ڈھونڈنے لگے۔ جب سے ہماری بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے بوکھلا گئی ہیں، وہ رونے لگتی ہیں ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد کر کے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ کہ اب کوئی بھی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی بہن کو یہاں سے لے کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ صرف اتنا سا تعاون چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں آپ، ہم اس کے عوض آپ کو بیش بہا دولت دیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرا تو دل دھاڑے مار مار کر رونے کا چاہا۔ کیا جنات بھی اتنے شفاق ہوتے ہیں جتنے ہم انسان؟ کیا ان میں بھی ایسے شیطان پائے جاتے ہیں؟ اور وہ ننھی بچی بے شک جن زادی تھی، لیکن تھی تو پھولوں کی مانند نرم اور نازک، اور کتنا بڑا اس کے ساتھ ظلم ہوا جس کا مجھے ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ وہ جن زیادہ جانے لگا تو میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کچھ دیر بیٹھے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر میں روحان کو وہاں لائی اور کہا، اور کوئی اس سے شادی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ باقی یہ انسان ہے یا اس کا تعلق بھی آپ ہی کی قبیل سے ہے، آپ بہتر شناخت کر سکتے ہیں۔ سیاہ چوغے میں ملبوس جن زادے نے روحان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔